जाएगा कि मोदी का दौर था, तानाशाही का वक्त था, जब लूट खसूट हो रही थी, जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, मजलूमों की आवाज को दबाया जा रहा था। लफ्ज का यूज किया था लम्हा, वो लम्हा क्या था और उसका इशारा कहाँ की तरफ से देखेंगे कि बदलाव की एक कोशिश है, और इस बदलाव में आप बहुत बड़ा बदलाव 2029 के चुनाव में देखेंगे, जिसके बाद अमन लिखा जाएगा। हम तो दुनिया के अंदर भी बदलाव चाहते हैं, और जो आने वाली जिंदगी है इस दुनिया के बाद, उसमें भी हम चाहते हैं कि लोग बचे। महराज मलिक एमएलए डोडा, आप सब लोग जानते हैं कि बाद 8 महीने जेल में काटने के बाद आज बाहर आ चुके हैं कि जब आपको कठवा जेल से मेडिकल चेकअप के लिए लिया जा रहा था तो उस वक्त आपने एक लफ्ज का यूज किया था लम्हा, वो लम्हा क्या था और उसका इशारा कहाँ की तरफ से? देखिए, ये लम्हा जो था मेरी आवाम के लिए एक मैसेज था कि एक छोटा सा पल है, ये बीत जाएगा, मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, बीत जाएगा, एक अच्छा दिन भी आएगा, ये कुछ लम्हे हैं ऐसे जो आने वाले कल में हमारे खूबसूरत भी होंगे। मुश्किल घड़ी थी, इसलिए वो वक्त की बात हुई थी, और वो वक्त बीत गया, वो लम्हा ख़त्म हो गया। अब नए लम्हे हैं जिसमें खुशियों की एक उम्मीद है। आज लोग खुश हैं, जब से मैं जेल से बाहर आया हूँ, लोगों की उम्मीदें फिर जागी हैं, और उन लम्हों में उन उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। लम्हों के साथ साथ एक दौर आने वाला है, जिस दौर के अंदर भी लम्हे ही होंगे। इंसान तो वैसे जिंदगी नहीं जी रहा है, लम्हा जी रहा है, और इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर लम्हा हमारे लिए कीमती है, क्योंकि अभी यहाँ पर बैठे हैं, क्या होगा किसी को नहीं पता। तो जिंदगी एक लम्हा है, और उसमें हर लम्हे में इंसान को अच्छी सोच के साथ अपना जो वक्त है उसे गुजारना है, और ये सबकी जिम्मेदारी है और सब पे फर्ज भी है। महराज भाई, जो 8 महीने आपके गुजरे जेल में और 8 महीने जो आपकी आवाम है उसके बारे में कम जानकारी होगी, मगर जो 8 महीने आपने जेल में गुजारे हैं, क्या सोचा है आपने इन 8 महीनों में? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। असल में ये देश का कानून है, जिस कानून के तहत मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन एक वो भी है जिसने इस कायनात को बनाया है, उसका भी कानून है। हम देश के इस कानून से डर जाते हैं। देश के अंदर अगर आप ऐसे करेंगे, छोटे छोटे ये जो मसले हैं, किसी का सर फोड़ना या किसी से लड़ाई झगड़ा, जो भी मतलब चीजें हैं, उस सब के लिए कानून बनाया गया है, और उस कानून का खौफ पूरे देश के अंदर है। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में अपना एक कानून है, पूरे दुनिया के अंदर। अब उन कानून का जो उल्लंघन करेगा उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की सजाएं भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो गलतियां करता है वो इस दुनिया के अंदर सजा भी पाता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने इंसान को बनाया है, उसका भी कानून है, और उसकी भी सजाएं तय है। ऐसा नहीं है, अगर दुनिया के अंदर छोटे से वक्त को गुजारने के लिए देश के अंदर अगर देश विद्रोह करने या कानून को तोड़ने की कोई कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है। अब जिसने इंसान को बनाया है, उसके पीछे मकसद है, उसका कानून अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसकी सजा में माफी नहीं है। यहाँ तो इंसान गवाही देता है, कोई खरीद लेता है, या कोई जो है मुश्किल कर तो बंद, या कोई ऐसे मुश्किल हालात बनाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, गवाह खरीदे जाते हैं, या किसी को जबरन दबोचा जाता है। लेकिन उसका जो कानून है, वहाँ इंसान जो है गवाही देगा, खुद गवाही देगा, इंसान के एजा गवाही देंगे। जिसने गुनाह किया है उसकी सजा भी मुकर्रर की गई, जिस तरीके से दुनिया के अंदर देश अलग अलग देशों के कानून है। तो यकीनन हम सबको इसके बारे में समझना चाहिए, इसीलिए वो लम्हा बताया गया था, और लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि खौफ अगर आपको देश के कानून से है, लेकिन जिसने दुनिया को बनाया है, कायनात को बनाया है, इंसान को बनाया है, उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जो लम्हे हम गुजार रहे हैं उसमें अच्छा करेंगे तो आने वाला वक्त हमारा अच्छा होगा। अगर बुरा करेंगे तो उसकी सजा होना तय है, और उससे डरने के लिए अगर हम ये बात समझ जाएंगे, जैसे इस कानून से डरते हैं, उसके कानून से डरेंगे, तो एक बड़ा बदलाव आएगा। इंसानियत का बोलबाला होगा, बेहतरी होगी, एक दूसरे के साथ इंसाफ होगा, तो यकीनन जो है उस अदालत में भी अर्जी की सुनवाई होगी, और बेहतर वहां पे भी मुस्तकबिल होगा। सर, जब प्रोटेस्ट हुआ भलेसा से, तारीख में लिखा जाएगा कि भलेसा से एक प्रोटेस्ट निकला था जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बच्चियां भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुई, और वो प्रोटेस्ट भलेसा से शुरू हुआ, मलिकपुरा से शुरू हुआ और प्रेम नगर में उसको रोका गया। तो उन लोगों को आप किस नजर से देखते हो, उनके लिए क्या?
कहना चाहोगे? ये प्रोटेस्ट अगर एक जगह से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों पे पड़ेगा या उस इलाके में पड़ेगा। ये तो ज़ाहिर हो गया जब मुझे जेल की सलाखों के लिए लिया जा रहा था या उनके पीछे धकेला गया, उसके बाद जो आवाम ने काम किया है, जो कुर्बानी दी है, उसके असरात तो पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर तो एक हिस्सा है, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हुई। और चर्चा ऐसी हुई कि जो महराज 8 महीने पहले था वो किस मुकाम पे आज खड़ा है, आप अंदाजा कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों की कुर्बानियां हैं, और हर बदलाव के पीछे एक कुर्बानी होती है, और ये जम्मू कश्मीर के बदलाव के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। और आने वाले वक्त में जब भी मौका मिलेगा, आवाम जाग गई है। जिस तरीके से डोडा की आवाम ने बदलाव को वोट दिया था, धर्म को छोड़कर इंसानियत के लिए वोट किया था, राजनीति का असली मकसद समझाया, वोट की ताकत का एहसास कराया, और हमने भी कभी कमी नहीं रखी, कोशिश हमने पूरी की, ताकत के साथ जो वादे किए थे पूरी ताकत हमने झोंक दी। उसका खमियाजा तो भुगतना ही था, लेकिन वक्त के हालात ऐसे आएंगे जब अच्छे लोगों के हाथ में इक़्तिदार होगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो खुद अपना मुस्तकबिल लिखेंगे। वो कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी, वक्त के इतिहास में नहीं, सदियों सदियों तक ये चलता रहेगा। और जब तक मुझे लगता है ये देश रहेगा, तब तक ये आवाज़ रहेगी, ये लिखा जाएगा कि मोदी का दौर था, तानाशाही का वक्त था, जब लूट खसूट हो रही थी, जब लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, मजलूमों की आवाज़ को दबाया जा रहा था। एक शख्स था, एक इलाका था, एक काफिला था, एक कारवां निकला था, जो जम्मू कश्मीर में बदलाव की एक उम्मीद की किरण जगाया था। और यकीनन जब मुस्तकबिल बेहतर होगा, जब आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा, तो इतिहास के कई सालों तक, कई सदियों तक इसे लिखा जा, ये तो लिखा तो गया है, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा। और जब जब जुल्म होगा, लोकतंत्र हो या कुछ भी हो, मजलूम को जब कुचला जाएगा, तो मजलूम इसी बेबाकी से उस दौर में भी अपनी जिंदगी को गुजारेगा। इसलिए वो मुबारकबाद के हकदार है, वो जिन लोगों ने इसकी कुर्बानियां दी। ये जरूरी नहीं है शायद उन्होंने अपने लिए किया हो, अपने इलाके के लिए किया हो, अपने आवाम के लिए, अपने लीडर के लिए, लेकिन आज इसका फल देखने को मिल रहा है कि पूरी जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर इसकी चर्चाएं हो रही है। और आप सब जानते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लोगों का यहाँ आना हो, या लोगों के साथ मेरी बातचीत होना हो, या आप हर तरह से देखेंगे, ये बदलाव की एक कोशिश है। और इस बदलाव में आप बहुत बड़ा बदलाव 2029 के चुनाव में देखेंगे, जिसके बाद अमन लिखा जाएगा, जिसके बाद स्कूलों की बेहतर तालीम होगी, हॉस्टल्स के अंदर लोगों का इलाज होगा, और रोजमर्रा में बाकी छोटे छोटे देशों के जिस तरीके से माहौल है, अमन होगा, अमन और शांति होगी, खुशहाली होगी। ये कोशिश करेंगे, जिस दौर के लिए, जिस लम्हे के लिए हमने कोशिश की है, उसे हम अपनी आंखों से देखेंगे और अपने हाथों से संवारेंगे, और इस कुर्बानी का वो नतीजा होगा। तो इसलिए मुबारक के हकदार हैं वो लोग। तो उसी दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जो दूसरी पार्टियों के साथ थे, मगर उस वक्त उन्होंने ये कुर्बानी दी कि आपको सपोर्ट की। क्या वो उन लोगों को आप अपनाओगे या उनको वापस अपनी पार्टी में जाना पड़ेगा? देखिए, इंसान बुरा होता है, लेकिन तौबा कर ले तो अच्छा बेहतरीन भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। जब इंसान को समझ आ जाए, हर इंसान अगर कोई ये सोचे कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। वो तो वक्त के हालात से तो इंसान बदल जाता है। अभी जब मैं पहले इलेक्शन में खड़ा हुआ था, तो मुझे 200 या 300 लोगों ने वोट दिया था, है ना। आज अगर मैं एमएलए हूँ, तो मतलब लोग तो बदले हैं ना, किसी को छोड़कर मेरे साथ आए हैं ना। इसी तरीके से इंसान गलतियों का पुतला है, अगर गलतियों को छोड़ के उसे इस बात का एहसास हुआ कि ईमानदारी से काम करना है, आज अगर उसे समझ आ गया कि महराज के लिए हजारों लाखों लोग जो हैं दुआएं किए, या हजारों लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट किया, मतलब किन हालात से लोग गुजर रहे थे, तो यकीनन मुझे लगता है कि सुधरने का वक्त है। मैंने जिस तरीके से पहले ही कहा, देश का कानून है, एक उसका भी कानून है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, और उसका भी कानून जब चलेगा बड़ा मुश्किल होगा। हम तो दुनिया के अंदर भी बदलाव चाहते हैं, और जो आने वाली जिंदगी है इस दुनिया के बाद, उसमें भी हम चाहते हैं कि लोग बचे, चाहे वो यहाँ हो दुनिया की जिंदगी या आखिरत की। दोनों जगहों से जो है हमारा फर्ज बनता है लोगों को उन जगहों से बेहतर करे, यहाँ पर भी बेहतर जिंदगी गुजरे, और आने वाले कल में भी जिससे मकसद के लिए हम आए बेहतर हो। जब गुनाहों से बचेंगे, मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे, इंसाफ को आम करेंगे, तो यकीनन मेरे रब की मंशा यही है। तो यकीनन जो बुरे लोग हैं वो अगर अच्छे हो जाए, उनका सब बेहतर होगा, यहाँ पे भी होगा और वहां पे भी होगा। और ये हर आदमी को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये मेरा कोई जाती काम नहीं है। जब मैं एक महराज हूँ तो मैं अच्छा हूँ तो बस आपको कुछ मिलेगा ना। जो भी दुनिया के अंदर आया है उसको अच्छा बनना पड़ेगा, उसको बनना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, उसकी हिसाब उसको भी देना है। कोई किसी का हिसाब नहीं देगा, अपना अपना, मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ।
میں تو اپنی تیاری کر رہا ہوں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. ہو سکتا ہے کوئی کسی کا جس طریقے سے میرا تو زندہ ماتم منایا ہے، یہاں تو مرنے کے بعد لوگوں کا ماتم نہیں منایا جاتا ہے. کسی کے آنسو مرنے کے بعد کسی کے لیے نہیں نکلتے ہیں. میں وہ شخص ہوں جس کا لوگوں نے زندہ ماتم منایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں نے گواہی دے دی معراج ایماندار ہے، یہ عوام کے ہت میں کام کرتا ہے. تو میں اپنے فرض کو ادا کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں ہر آدمی جس نے جنم لیا ہے، جس کا وجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو حساب دینا ہے، اور اپنے اپنے حساب کے لیے یہاں پہ بھی تیار رہیں اور وہاں پر بھی. مشکلیں آئیں گی لیکن اسی کے لیے تو ہم جنے ہیں، انسان اسی کا تو نام ہے. سر ایک طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک انسان کو انتودیا یا بی پی ایل کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، دوسری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ہی محکمہ بجلی کی جانب سے اس کو 700 سے 1000 روپے کرایہ لیا جاتا ہے. تو کیا کہتے اس ہیں آپ؟ میں یہ صرف ہمارے علاقے کی بات نہیں، پورے جموں کشمیر میں نہیں، پورے دیش کے اندر لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے. دھرم کے نام پہ راجنیتی ہو رہی ہے اور عوام کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے. اب آنے والے کل میں جب ہم جائیں گے، ابھی تو فی الحال علاقے میں جائیں گے، وہاں لوگوں سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے، ہماری سرکار ہے، سرکار میں بھی اس بات کو رکھیں گے. اور یقیناً میں وہی تو کہہ رہا ہوں بار بار، کیونکہ یہ چیزیں تبھی ممکن ہیں کہ اگلے کی نیت کیا ہے. اگر اگلے کی نیت لوگوں کو راحت دینے کی ہے، جس کے لیے سرکار بنی ہے، اگر وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو ہم اپنے لیول پر جس طرز پہ ہم کرتے آئے ہیں، ہم اسی طرز پہ آگے بات رکھیں گے. اور مجھے لگتا ہے لوگ اس بات کو جس دن سمجھیں گے تو پھر ایک وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو یقیناً ان چیزوں سے جو ہے لوگوں کو راحت ملے گی. تو سرکار کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو پریشان کیا ہے، اور اس پریشانی کا ازالہ سرکار کو کرنا چاہیے. سر نوجوانوں کے لیے حکومت کو کیا پالیسی لانی چاہیے جس سے نوجوانوں کی بے روزگاری ختم دوسرا ہوگی؟ بجٹ جو ہے وہ ہو گیا، نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. کچھ لون وغیرہ کا انتظام کیا ہے سرکار نے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، چاہے سینٹر کی اس میں اسکیمیں ہیں، لیکن پیسہ تو وہ دیں گے. بیچیں گے کس کو؟ جب خریدار بھی لون نکال رہا ہے، جب گھر میں رہنے والا مزدور بھی لون نکال رہا ہے، دکان کرنے کے لیے ایک پڑھا لکھا نوجوان بھی لون نکال رہا ہے، خریدنے والا بھی لون والا، بیچنے والا بھی لون والا. وہ چلے گا کیسے؟ ہر گاؤں کے اندر ہر گھر میں کوئی کسی کے پاس لون ہے. سب لوگ دکاندار بن جائیں گے، خریدار ہی نہیں. خریدنے والے کے پاس پیسہ کہاں سے؟ جو بجٹ کا پیسہ ہے اس کو زمینی سطح پہ لایا نہیں جا رہا. لیبس جو ہے 100 روپیہ اگر ہے، 100 میں سے 90 روپیہ لیبس ہو رہا ہے، زمینی سطح پر پیسہ نہیں لایا جا رہا ہے. تو وہ روٹیٹ کہاں سے ہوگا؟ روٹیشن آف منی جو ہے جموں کشمیر کے اندر ختم ہے. جو یہاں پہ پیسہ ہے، کسی کی ملازم کی تنخواہ، وہ بھی یہاں سے باہر جا رہا ہے. پہلے جو تھا وہ روٹیشن ہوتا تھا. جب تک نہ پیسہ روٹیٹ ہوگا تب تک بے روزگاری ختم نہیں ہوگی. اور اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے پیسے کا روٹیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے، یہاں کا جو بجٹ ہے، اس بجٹ میں سے 100 روپے میں سے کم از کم 50 روپے، 60 روپیہ، 70 روپیہ زمینی سطح تک پہنچنا چاہیے. اس کو زمینی سطح تک پہنچا کر اسے جو ہے یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اور یہ چیزیں کئی سالوں سے نہیں ہو رہی ہیں. جب سے آپ دیکھیں گے، کئی سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ اگر ہماری سرکار کے پاس 100 روپیہ ہے، 100 میں سے 10، 20، 30، 40 روپیہ تک جو ہے یوٹیلائز ہوا ہے. بے روزگاری بڑھے گی جب تک نہیں یہ چیزیں درست کی جائیں گی. ایسے لوگ آئیں گے جو امپلیمنٹ کریں گے، یوٹیلائز کریں گے، اس کے بعد بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. ویسے روٹیشن میں پیسہ جب چلے گا، تو جب پیسہ ہی روٹیٹ نہیں ہوگا تو بے روزگاری تو بڑھے گی. سر آخر پر ایک اور سوال کرنا چاہیں گے کہ اگر بے روزگاری اس وقت عروج پر ہے، اگر سی ایم صاحب نے وعدے کیے تھے، آج تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کو میٹ لگاؤ، ان سے کرایہ پورا وصول کرو. دیکھیے، وہ ایک الگ بات ہے. اب ان کو بڑے لوگوں نے جو ہے مینڈیٹ دیا ہے. اب سی ایم صاحب کیا سوچتے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا، لیکن ہم جو سوچ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے خلاف ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اس کے ہت میں، عوام کے ہت میں، کیونکہ ان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اور جو سرکار بننے سے پہلے گھر کے اندر کرایہ 150، 200 روپیہ ہوتا تھا، اس سرکار کے بننے کے بعد 1000، 1500 ہو رہا ہے. تو یہ سرکار لوگوں کے ہت میں ہے کہ لوگوں کے مخالف ہے؟ اور یہ ڈپارٹمنٹ عمر صاحب کے ہاتھ میں ہے. بجلی جو ہے وہ کئی گھنٹوں کٹوتی ہوتی ہے. میٹر جو ہے اس کے حساب سے جو ہے پیسہ نہیں وصولا جا رہا ہے. فلیٹ ریٹ لگا لیا ہے. جب سرکار بننے سے پہلے 100 روپیہ، 150، 200 ہوتا تھا. سرکار بننے کے بعد سیدھا 1200. تو آپ لوگ اس سے جواب جو ہے انہیں سے لیں گے. لیکن آنے والے کل میں نے کہا نا، ابھی 8 مہینے کے بعد آیا ہوں، جب جائیں گے تو یقیناً بہت سارے مدعوں پہ بات ہوگی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں مشکلیں لوگوں کو ہیں، اس کے ازالے کے لیے پوری کوشش کریں گے.
सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही लोग ने आपको चाहते हैं या आपका इंतजार कर रहे हैं? पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त आपका इंतजार कर रही है, तो आने वाले वक्त में आप कहाँ जाएंगे और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, उसके लिए हमने शेड्यूल दे दिया है, बेड़ा हमने उठाया है। आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम दौरा करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करेंगे। बहुत सारे नौजवान हैं जो चाहते हैं, लेकिन वही नौजवान, उन्हीं लोगों को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, हर आदमी को जिम्मेदारी है, और जो वहाँ की आवाम जिसे जो है बेहतर समझेगी, मैंडेट मैंडेट आवाम देगी, टिकट हम देंगे, और वोट वो लोग देंगे, ताकत वो देंगे, और काम हम करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हमारा प्रोग्राम रहेगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे। फिलहाल तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहा हूँ, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोशिश करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महराज मलिक जो 8 महीने जेल में गुजारने के बाद वापस लौट चुके हैं। आप सब लोग जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए कि आखिर हक की जीत हुई है, आखिर अदालत ने महराज मलिक को बाइज्जत बरी किया गया है, और आज सब लोगों को पता चला कि अदालत से इंसाफ मिलता है और हक की आवाज़ को दबाया नहीं जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।